हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। इसके पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के बारे में। उसी का सेकेंड पार्ट ये है, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था, जो आप टॉपिक देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला, तो यहाँ के जो नगर बनते थे वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बनाए जाते थे। मतलब ये जैसे हम लोग हैश देते हैं ना, हैश टैग करके, उस टाइप का बनाया जाता था। ठीक है, सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में होती थी और एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है, इस तरह से देखिए 3 प्रकार के भवन होते थे, आवास गृह, सार्वजनिक भवन और एक सार्वजनिक स्नानागार। कितने होते थे? आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग करते थे। ये क्या है? मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग करते थे। यही सब मेन जो आपका लाइन है उसको अच्छे से याद रखना है, जिससे इसमें जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, ऊंचा और निचला गढ़। पश्चिम भाग में ऊंचा गढ़ स्थित था, जिसमें विशाल आयामों वाले भवन होते थे, जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि होते थे। हड़प्पाई इस तरह से बनाया जाता था। देखिए, ऊंचला गढ़ और नीचा गढ़ बनाया हुआ है। ठीक है, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? सार्वजनिक स्नानागार की व्यवस्था थी। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि उनकी संस्कृति में कर्मकांडी पवित्रता को दिखाता है और लोगों में मतलब एकता को दिखाता है। इसमें मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां में त्रिआयामी बनाई गई हैं, जिसमें सबसे अधिक मोहर, कांस्य मूर्ति और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं करके। सबसे पहले हम लोग मोहर को देखते हैं कि मोहर कैसे हैं। यहाँ अधिकांश मोहर वर्गाकार में है। कौन से हैं? वर्गाकार में हैं। वहीं त्रिकोणीय, आयताकार और वृत्ताकार मोहरों का उपयोग का भी हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। सोने और हाथी दांत के मोहर भी पाए गए हैं। मोहरों पर चित्राक्षर लिपि में मुद्रा लेख भी थे, लेकिन अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं गया था। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सामान्यतः क्या होता था कि पशु रूपांकन होता था, जिसमें कुबड़ा द्वारा बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बाइसन, बकरी, मार्कोर, साकिन, मगरमच्छ, इनका मतलब क्या होता था कि उनकी आकृति बनाया जाता था, लेकिन गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मोहरों पर एक और पशु या मानव आकृति मिली है, दूसरी ओर मुद्रा लेख हैं या दोनों ओर मुद्रा लेख हैं। मतलब कि एक तरफ आकृति है तो दूसरी तरफ मुद्रा लेख, या कभी कभी दोनों तरफ मुद्रा लेख दिखते हैं। कुछ मोहरों पर तीसरी ओर भी मुद्रा लेख हैं। मोहरों का मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, मोहरों पर गणितीय आकृतियाँ भी मिली हैं। स्वास्तिक का सादृश्य डिजाइन भी वाले भी मोहर मिले हैं। कांस्य मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक के उपयोग से बनाया जाता था। अब इसको मुझे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। कौन सी वीडियो में? वो जो फाइन आर्ट की बुक थी, आर्ट एंड कल्चर, उसमें डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी कालीबंगा का कांसे का बैल सिर्फ आभूषण पहने हुए एक नग्न महिला को दिखाया गया है। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी का उपयोग। टेराकोटा की मूर्तियाँ कम संख्या में पाई जाती हैं, आकार एवं रूप में अनगढ़। इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता था। अधिकांश गुजरात और कालीबंगा में मिली हैं। जैसे उदाहरण में है मातृ देवी की मूर्ति, सिंह वाले देवता का मुखौटा, खिलौना, दाढ़ी वाले पुजारी, पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर वाली मूर्तियाँ। आते हैं मृदभांड। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, सादा मृदभांड और चित्रित मृदभांड। मृदभांड को लाल और काले मृदभांडों के रूप में भी जाना जाता है। वृक्ष, पक्षी, पशु की आकृति और ज्यामितीय प्रतिरूप के विषय इसमें इसके विषय होते थे। मृदभांड चाक पर बनाए जाते थे और वे अति उत्तम होते थे, लेकिन कुछ हाथ से भी बनाए गए हैं। जैसे देखिए, सादे मृदभांड का उपयोग अनाज और पानी को रखने के लिए किया जाता था, मतलब घरेलू प्रयोजन के लिए। छोटे पात्रों को सजावटी प्रयोजन के लिए, और छिद्रित मृदभांड को शराब उलटने के लिए किया जाता था। आभूषण, मूल्यवान धातु और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद। कहने का ये अर्थ है कि आभूषण उस टाइम बहुत लोग आभूषण के प्रति लोग सजग थे। साज सज्जा पर काफ़ी ध्यान देते थे। बहुत सारे कंठहार मिले हैं, पट्टिकाएँ मिली हैं, बाजूबंद मिले हैं, और उस समय लोग फैशन के प्रति बहुत सजग थे।
ठीक है। मौर्य कला और स्थापत्य कला को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दरबारी कला को देखते हैं। मौर्य शासकों ने राजनीतिक और के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों की शुरुआत की। पहला क्या है मौर्य कला में? दरबारी कला, लोकप्रिय कला, व्यक्तिगत कला। दरबारी कला महल, स्तंभ, स्तूप। लोकप्रिय कला में गुफा, मृदभांड, मूर्तियाँ। महल, मौर्य कला भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला ईरान में पार्सेपोलिस के अकेमियन महल से प्रेरित है। यह लकड़ी से बनाया गया है। मेगास्थनीज ने इसे मानव जाति का सबसे बड़ा रचना माना है। किसने माना है? मेगास्थनीज ने। स्तंभ, अशोक के शासनकाल में स्तंभ राजकीय प्रतीक के रूप में बनाया गया है। राजकीय उपदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया गया है। देखिए इसका ये है बनाया हुआ। अब आते हैं हम लोग स्तूप के। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रसिद्ध सावधान टीले हैं। यह अत्यंत पुंज का पारंपरिक प्रदर्शन होते हैं। इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता है। क्या किया जाता है? मृतकों के जो अवशेष होते हैं, राख होते हैं, उसको उसमें रखा जाता है। अशोक के काल में यह चरमोत्कर्ष पहुंच गया। 84,000 स्तूप बनाए गए। कब? अशोक के काल में। स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता है, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों से बनाया जाता है। इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता है। मेधी और तोरण को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप बहुत ही बड़ा उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अशोक का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पीपर हवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है। अशोक और अकेमियन स्तूप में क्या अंतर है? पहले हम लोग देखते हैं आधार, अशोक का स्तंभ, अकेमियन स्तूप। एक अशोक का स्तूप में क्या है कि एकाश में मतलब बनाया जाता था, मतलब एक ही खंड से बनाया जाता था। चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया जाता था। अकेमियन में है कि बलुआ प्रस्तर के विभिन्न टुकड़ों को मिलाकर एक साथ बनाया जाता था। स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया है और ये राजभवनों के से संलग्न होते थे। तो यही इनका अंतर है और लक्ष्य तो है धर्म के प्रसार के लिए अशोक का। गुफा स्थापत्य कला, इसे चट्टानों को काटकर बनाया जाता था। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं में निवास स्थल के लिए उपयोग करते थे। इस काल के दौरान गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतर दीवार व अलंकृत प्रवेश द्वार से थे। जैसे बिहार का बराबर और नागार्जुनी की गुफा का निर्माण अशोक तथा उसके पोते दशरथ के समय में किया गया। मूर्तिकला, इसका उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण, मेधी और धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी हैं। ये जैन हिंदू बौद्ध धर्म के पूजनीय रहे हैं। देखिए कहा गया, देखिए पहले क्या था कि तीनों धर्म को लेकर साथ में चला जाता था। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है, बौद्ध को ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है, जैन को ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तीनों को एक समान दिखाया जाता था। तीनों का स्थान अपने अपने जगह में बहुत अच्छा था। यक्षिणी का सबसे पुराना जो उल्लेख मिला है वो तमिल रचना का शिल्पादि कारम में मिला है। जो सभी जो तीर्थकार हैं, जैन तीर्थकार, वो यक्षिणी से संबंध रखते हैं। अब आते हैं मृदभांड। मौर्य काल के मृदभांड को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या धूसर मृदभांड के रूप में किया गया है। इसकी विशेषता काला रंग और अत्यधिक चमक, मतलब देखिए काला रंग जो था उस समय के लिए बहुत ही मतलब कुलीनता को दिखाया जाता था, मतलब बहुत ही अच्छा रॉयल लुक को दिखाने के लिए दिखाया जाता था, विलासिता के रूप में दिखाया जाता था। मौर्योत्तर कला, इस समय चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रहा। यहाँ पे क्या था मौर्य कला में कि बहुत सारा स्तूप बनाया गया, गुफा बनाया गया, ये सब बहुत ही अच्छा स्तूप कला का उदाहरण था। साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की अनूठी विशेषता प्रचलित की, मतलब अपना विशेषता दिखाने के लिए बनाते थे। मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। स्थापत्य कला, चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं। दो प्रकार के चैत्य थे, समतल छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष और प्रार्थना कक्ष। और विहार का विकास देखा गया। यह विहार बौद्ध और जैन का आवासीय कक्ष होता था। अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि विहार मठ क्या होते हैं, तो वहाँ जो बौद्ध और जैन भिक्षु होते हैं वहाँ पे आके विश्राम करते हैं, उनका विश्राम कक्ष होता है। इनका विकास मौर्य काल के दौरान में हुआ है, जैसे करले का चैत्य, अजंता की गुफा, जिसमें 29 गुफाएं हैं, 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं इत्यादि। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो उड़ीसा में हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक आपको देखना है वो कमेंट करना है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसका पार्ट 3 आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है। और मैं देखती हूँ कि और कितना पार्ट जाता है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।